हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल AKN भूगोल वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक है वितान, उसका तीसरा पाठ है जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पाँव। यह टाइटल है इसका और इसको ओम थानवी ने लिखा है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा पाठ है, इसलिए इसको मैं पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को आलस्य ना आए, सिर्फ सुन के आप पाठ को सीख सके, समझ सके। तो अब मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा ना देर करते हुए। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक, ये कुम्हार के चाक जो इन पे बर्तन बनाते हैं, बने चित्र और चित्रित भांडे भी मिले। चाक पर बने चित्रित भांडे मिले, बने बर्तन मिले मिट्टी के, मोहरें मिली हैं जिनको आजकल स्टैम्प बोलते हैं, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब जब विकास की दौड़ में रेल लाइन बिछा रहे थे तब कई टीले हड़प्पा के जो है वो रेल लाइन बिछाने में विकास की भेंट चढ़ गए, मतलब वो मिट गए। लेकिन कुछ टीलों को सावधानी पूर्वक खुदाई की वैज्ञानिक विधियों से तो फिर पता चला कि यहाँ भी एक शहर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है कि शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र में फैला है शहर? 200 हेक्टेयर में। आबादी कोई 50,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, यानी उस जमाने में तो ये विराट नगर होगा, जैसे आजकल के विराट नगर है, मेगालोपोलिस है जैसे। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, यानी टीलों पर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि टीलों पर ये सिंधु नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, मानव निर्मित थे, मनुष्य ने बनाए थे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से बने थे। अब ये दो शहरों के नाम बताए थे, ऊपर उन पे अंक लिखे हुए थे, उनका यहाँ विवरण दिया हुआ है, यानी व्याख्या की है। तो ये जो मोहनजोदड़ो के लिए नंबर 1 लिखा था और हड़प्पा के लिए 2 लिखा था। तो मोहनजोदड़ो के लिए समझाया, यहाँ पर व्याख्या की है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थान है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो हड़प्पा शहर था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान यानी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। और अब आगे है, ईंटों से धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था टीलों को, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। माने टीलों के ऊपर तो पानी चढ़ेगा नहीं। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों, यानी वो जो संग्रहालय जो होते हैं उनको अजायब घर बोलते हैं, संग्रहालयों में भले ही रखा हो। तो ये इसमें लिखा मोहनजोदड़ो की एक गली बताई है। मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 32 फीट चौड़ी है, और यहाँ पर फिर विवरण लिखा, शोभा बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? ये जो साजो सामान मिला है अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं।
वह एक खंडहर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, रसोई के खाने की, भोजन की। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान लगाकर या कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती क्योंकि ऊपर की छत टूट गई है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार, इतिहास से भी उस पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है, टूटे फूटे टीले पर बना है। जीर्ण शीर्ण मतलब टूटा फूटा। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, यानी 2600 साल पहले, 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखल दास बनर्जी यहाँ आए, 1922 मतलब 1922, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई करने के बाद, गिर्द माने आसपास, उन्हें इल्हम हुआ, यानी अनुभव हुआ कि, इल्हम का अर्थ होता है अनुभव, कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर, यानी ये लोग जा रहे हैं अब खोज करने, तो उसके लिए कहा पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया, हमने पलके नहीं झपका पाए, एकटक देखते रहे। उसी को कहते हैं अपलक, अनिमेश भी कहते हैं ना, नयनाभिराम भी कहते हैं ना। तो कर दिया। इसे नागर भारत का पुराना लैंडस्केप कहा गया। नागर मतलब जो नगरी सभ्यता का भारत था, उसे नागर भारत कहा। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है, ना धरती बदली है, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों। देखना अपनी आँखों से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने आप से चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अपने पाँव से चलना है, यात्रा जैसे अपने पाँव से चलना, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह धूप थी। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, माने अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधु की धूप चौंधियाती है, माने आँखों को चमकीला कर देती है। आँखों से फिर देखने में दिक्कत होती। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूर पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े, है ना। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो
के सबसे खास हिस्सों के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? आगे बताया, देखिए। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। कोठार माने जिनमें अनाज रखा जाता था वो कोठार कहलाते हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन की जो मिसाल है वो अनूठी मिसाल है। कौन? मोहनजोदड़ो। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ये जो सड़कों का और गलियों का जो जाल है इसको ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है। मतलब बाद में ये बनाए गए 3 शहर है। ब्रासीलिया माना ब्राज़ील की राजधानी, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी और इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी, इनको बाद में नियोजित तरीके से बनाया और ग्रिड शैली में बनाया, है ना। तो ये ग्रिड शैली के शहर हैं दुनिया के, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसाहट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। जो एक सभ्यता थी वो सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला आखिर कितनी भूमिका थी? इनकी कितनी भूमिका थी नगर नियोजन की और वास्तुकला की, ये पूछा उन्होंने। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नज़र उड़ाते हुए हम पूरे पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों में मजदूरों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की है, माने अलग वर्ग की, ऊंचे समाज से नीचे समाज के वर्ग की है, जिसको इतर वर्ग। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल टिक सके। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी, और ज़्यादा दूर रही होंगी उनकी बस्तियाँ। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनेट स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था
कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ये स्नानागार की चर्चा हो रही इस इतिहास में बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो में, वही है ये महाकुंड। गहराई 7 फुट है। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे कुंड में, यानी एक छोटा सा तालाब है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं, स्नान घर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। ये उसका चित्र दिया है महाकुंड का जो स्नानागार मिला उसको। फिर आगे है, इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई जिसे सफ़ेद डामर का प्रयोग है, जिस पर कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या आनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी भी हैं। वह नालियां जिनसे पानी निकास होगा। जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। चलिए आगे लिखा है, पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। धूसर माने ना काली है ना सफ़ेद, उनको धूसर बोला जाता है। तो ये जो ईंटें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार, यानी कोठार का मतलब जहाँ अन्न इकट्ठा करके रखा जाता है, जिनको कोठी भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं धुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। इसी तरह का कोठार कहाँ पाया गया? हड़प्पा में। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, माने अन्न नहीं उगाते थे, ये माना जाता था। लेकिन अभी कुछ साक्ष्य मिले, उनसे पता चला है कि खेती भी होती थी और अन्न भी उपजाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि यह अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और औजार तांबे की बहुतायत थी। पत्थर की और तांबे की। पत्थर सिंधु में ही था, सिंध में ही था पत्थर, है ना। तांबे की खानें राजस्थान में थीं। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब, इनका नाम याद रखिएगा, इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, माने गेहूँ चने वाली। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। माने उस समय बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था थी, इसलिए तर युग कहा। विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी। लोग खरबूज, तरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं,
पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला है। ये खोज करता थे माधव स्वरूप वत्स, इनको मिला था। छालटी यानी लिनन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंधु से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। क्या मिलता है? मेलुहा शब्द का। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे मोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्ट्स भी बोल सकते, कॉलेज ऑफ प्रिस्ट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, टूटी फूटी इमारत है, भग्न मतलब। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। इस भग्न इमारत या टूटी फूटी या खंडर इमारत में 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं, है ना। पूरब की बस्ती रसोइयों की बस्ती है, रईसों की। पूरब की बस्ती रईसों की यानी अमीर लोगों की, धनी लोगों की, पूंजीपतियों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। पूरब मतलब हम पूर्वी देशों से लगाते हैं, यूरोप वाले हम पूरब की बस्तियों को गरीब बस्ती मानते हैं, ऐसा बताया गया। तो इस तरह से ये मैंने अभी पढ़ा है, तो इसको मैं अभी रोकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, एक पेज और। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें। या आगे अगला पेज है, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे DK हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। DK क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यानी फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों के सिर्फ पीठ दिखाई देती है। घर के दरवाजे यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की है। कार्बुजिए जिसने चंडीगढ़ शहर की योजना बनाई थी, चंडीगढ़ शहर को नियोजित तरीके से बसाया था, उन्हीं का नाम है कार्बुजिए। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली है? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होंगी।
ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर या समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानागार या स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं, फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। चलिए अब यहाँ रोकते हैं इसको।